जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। चलें जी, सो इंशाल्लाह लेट्स बिगिन। और आज शुरू करने से पहले कुछ ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस करनी है। देखिए, फॉर योर पेपर 5, सो इंशाल्लाह वी डिड क्वेश्चन नंबर 1 द अदर डे, और उसमें हमने जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन डिज़ाइन को देखा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन डिज़ाइन को मैं आपको और डिटेल में भी करवाऊंगा। आई थिंक आई विल गो बैक टू 2017 और 16 पेपर। उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि हर एंगल से चीज़ों को केटर करता है। बट for today, of course, since we had started a paper, so it's appropriate कि हम उसको खत्म करें. So we will do question number 2 today for that. But before I jump on to this question number 2, there are certain things जो कि मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को करनी चाहिए for paper 5. You know, I'm sure you have access to your standard textbook for A levels. ये जो ब्लू वाली है ना कैम्ब्रिज की, मैं आपके सामने खोलने लगा हूं। इसमें से आपने एक काम करना है। सो इफ आई गो टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स, ओके, और ये मैं आपके ग्रुप में सॉफ्ट फॉर्मेट शेयर भी कर दूंगा इन केस इफ यू डोंट हैव द हार्ड कॉपी। नाउ क्लियरली यू कैन सी के 19th यूनिट के बाद, 19th यूनिट के बाद यू हैव दिस चैप्टर व्हिच इज प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर ए लेवल्स, व्हिच इज P2। ठीक है, इसमें बहुत आसान तरीके से उन्होंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं जो कि बच्चों को यूजुअली थोड़ा सा टफ टाइम दे देती हैं पेपर 5 में, स्पेसिफिकली यू नो डूइंग ऑल ऑफ दिस वाला पार्ट, ये जो मैं आपको बेसिकली दिखाता हूँ सारा। और फॉर दोज ऑफ यू जो कि कॉम्पोजिट में बैठ रहे हैं, जिन्होंने अपना पेपर 3 भी देना है, उनको भी मैं ये बता दूं कि आपके यूनिट 11 के बाद एक और टॉपिक दिया हुआ है which is P1, which basically has to do with all of the theoretical detail of what you do in paper 3. So it's important कि आप ये 582 से लेके 600 तक, ये कितने बनते हैं? 18 पेजेस बनते हैं। It is of prime importance that you spend time with these 18 pages. आप इन 18 पेजेस को अच्छे तरीके से पढ़ें। लेकिन हम ऑफ कोर्स आज सारा कुछ तो यहाँ पे नहीं, लेकिन इनमें से कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सो आई विल गो टू दैट फर्स्ट एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द बेसिकली टॉपिक। अब आप देखें ये वाला टॉपिक शुरू होता है आपकी बेसिक प्रैक्टिकल स्किल से, प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, कंस्ट्रक्टिंग अ हाइपोथेसिस, बेसिकली वो सारी चीजें जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, रेंज वगैरह को आपने किस तरह यूज करना है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ऑलरेडी आइडिया है। ठीक है, मेजरिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। फिर इसी तरह अच्छा, मैं बेसिकली जो आपको बताना चाह रहा हूं कि व्हाट यू शुड स्पेंड टाइम ऑन इज द फॉलोइंग: एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। देखिए, जो आपका पेपर 5 है ना बच्चों, इफ यू लुक एट योर पेपर 5, द टाइटल ऑफ योर पेपर 5, it has 3 things that you need to spend time on. If you remember, I talked about it the other day also. Planning में इतना प्रॉब्लम नहीं होता बच्चों को, because generally speaking मैंने देखा है कि out of these 3 things that you need to know in paper 5, प्लानिंग में बच्चे जनरली, बिकॉज उसका एक टिपिकल फॉर्मेट होता है इन्वेस्टिगेशन प्लान करने का। फॉर एग्जांपल, यानी कि आपने वेरिएबल्स की बात करनी है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंट्रोल, वो बच्चे कर लेते हैं। The problem is usually in analysis of the information and in the evaluation of that information. Okay, so if you are lazy enough not to go through these entire 18 pages, मैं आपको recommend करूंगा कि ये जो analysis और conclusion और evaluation है, इस पे time spend करें। स्पेशली इस तरह की चीजें जो कि आपकी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ओरिएंटेड है। मसलन रेंज किसको कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड डिफिएशन किसको कहते हैं, मोड, मीडियन किसको कहते हैं। आई एम श्योर आप में से जिन लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ी है या फिर ए लेवल्स में आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये चीजें आप लोग देखते हैं। मैंने जो खास तौर पे आपको आज क्वेश्चन करवाना है उसमें एरर बार्स का जिक्र है। सो आई मीन एरर बार्स के लिए you need to understand what is the idea of a standard error. ठीक है, यहाँ पर उसने एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल दी हुई है। मैं जल्दी से एक बर्ड्स आई व्यू आपको देके इसका
आगे चलता हूं। उसने कहा है कि जी जो है ना पेटल्स कलेक्ट की 21 पेटल्स, और 21 पेटल्स का जो है ना वो साइज लिख दिया यहाँ पे। ये देखें, ये जितना ये नीचे आपको जितनी वैल्यूज दी हुई है 21 वैल्यूज है। दीज आर साइज इन लेंथ ऑफ पेटल्स इन मिलीमीटर्स ऑफ 21 सैंपल्स दैट यू कैलकुलेटेड। ठीक है, अब इसका आप मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन, मोड, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन देयर इज दिस आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड एरर मींस a calculation that indicates how close the calculated mean value is likely to be true to the mean value। क्या मतलब? देखें, इट्स वेरी सिंपल। हमने कलेक्ट किए 21 लीफ के सैंपल्स। अब जिस हैबिटेट में मैं खड़ा हूं, हो सकता है वहां पे 5000 लीव्स हो। ओके, मैंने सिर्फ कैलकुलेट किए 21 और उनका मीन निकाल के मैं ये तो नहीं कंक्लूड कर सकता कि इस पूरे हैबिटेट के लीव्स का मीन जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल, सो लेट्स सपोज कि अगर देखिए 3 के इर्द वैल्यू रोटेट कर रही है, तो हम सपोज कर लेते हैं इसका मीन आ जाता है जी, अल्लाह भला करे, 3.2। तो मैं ये तो नहीं सपोज कर सकता कि इस पूरे हैबिटेट के लिए जो मीन है वो क्या होगा जी, 3.2। सो द ट्रू मीन वैल्यू इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स। वो तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम पूरे उसकी सैंपलिंग करें। ठीक है जी। सो स्टैंडर्ड एरर हमें ये बताता है, इट इंडिकेट्स हाउ क्लोज द कैलकुलेटेड मीन वैल्यू, यानी कि ये 3.2 मीन वैल्यू थी 21 सैंपल्स की। हाउ क्लोज इज दिस टू द ट्रू मीन वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें पूरे हैबिटेट के लीव से, फॉर एग्जांपल, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ठीक है जी। और उसकी कैलकुलेट करने के लिए ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज। फॉर्मूला कोई भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, जो जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है वो आपको दिया होता है उसने पेपर में, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड देन देयर इज दिस आइडिया ऑफ एरर बार्स। आई एम श्योर फिजिक्स में भी आप लोगों ने ये देखे होंगे, एरर बार्स और दिस। अच्छा, बाय द वे, ये जो चीजें हैं ना सारी, खासतौर पे जो बायोलॉजिकल और मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट में आती हैं और जो स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट में आती हैं, इवन इफ यू डोंट मेक सेंस ऑफ देम फुली। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा पिछली क्लास में, पेपर 5 की क्लास में, हमने ये एक टेबल देखा था क्रिटिकल वैल्यू का। कहाँ गया? हाँ, ये टेबल देखा था। मैंने आपको क्या कहा था कि चुप करके ये बात याद रख लें कि ए लेवल्स बायो में, ए लेवल की बायो में जो क्रिटिकल वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 0.05 है, जो प्रोबेबिलिटी है। अब ये क्यों हम 0.05 कंसिडर करते हैं, क्यों 0.01 नहीं करते, क्यों 0.001 नहीं करते, लेट्स नॉट गो इनटू दिस डिटेल। आई मीन वी कैन, ताकि आपको जरा जो है ना वो ज्यादा स्टैटिस्टिकल सेंस या मैथमेटिकल सेंस बन सके, लेकिन ऑनेस्टली उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कहा था बस इसको एज अ फैक्ट याद रख लें कि इस टेबल में आपका कंसर्न जो है वो प्रोबेबिलिटी का 0.05 है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए n-1। एन क्या होता है? जितनी भी आप चीजों की बात कर रहे हैं, हमारे इस क्वेश्चन में अगर आप याद हो, मेनूका हनी की हम बात कर रहे थे और एक जर्मेनियम हनी की बात कर रहे थे, दो चीजों की बात कर रहे थे। सो 2-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आया? 1। तो 0.05 और 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू रिकंसाइल हो रही थी वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। तो मैंने आपको एक नॉन मैथमेटिकल तरीके से, नॉन एक्सप्लेनेटरी वे से सिर्फ डिस्क्राइब कर दिया है कि इस टेबल से आप क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, so I advise always students that in paper 5 don't go deep into the whys and the hows of statistical and mathematical problems, just stick to basics। तो जो स्टैंडर्ड एरर की हम आज बात करेंगे उसमें मैं आपको एक की आइडिया बताना चाह रहा हूं, और वो की आइडिया उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। यप, सो एरर बार बेसिकली क्या है? एरर बार आप अपने ग्राफ पे ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम एरर बार कहते हैं। ठीक है जी। एरर बार को उसने डिफाइन कैसे किया हुआ है? A line drawn through a point or top of the bar on the graph extending two standard errors above or below the mean value indicated by point or bar. You can be 95% certain that the true value lies within the range indicated by the error bar। I'm sure आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी मैंने क्या पढ़ा है। मैं आपको बताता हूं, आपने याद क्या रखनी है बात। लेट्स गेट इट स्ट्रेट। अच्छा, इफ ये देखें, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इफ यू ड्रॉ एन एरर बार that extends two standard errors above the mean। ठीक है जी, यानी कि ये आप टू स्टैंडर्ड एरर्स अबव द मीन जा रहा है, या टू स्टैंडर्ड एरर्स बिलो द मीन जा रहा है, या टू स्टैंडर्ड एरर्स बिलो इट।
then you can be 95% certain that the true value of mean lies within this range. True value mean की क्या है, मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझा दी थी कि हम यूजुअली सैम्पलिंग जो है वो लिमिटेड नंबर से करते हैं, तो हमारा जो लिमिटेड सैंपल से मीन आता है वो ट्रू मीन नहीं होता, ठीक है। सो ये जो मैंने अंडरलाइन की है, बस आपने ये बात याद रखनी है कि इफ यू ड्रॉ एन एरर बार दैट एक्सटेंड्स टू स्टैंडर्ड एरर्स अबव द मीन एंड टू स्टैंडर्ड एरर्स बिलो द मीन, then you can be 95% certain that the true value of the mean lies within the range, ठीक है जी। और एक और इंपॉर्टेंट बात, if the error bars overlap, हमारे यहाँ पे error bars overlap कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ये देखें ये ओवरलैपिंग आ गई। अगर ओवरलैप कर रहे हैं, if the error bars overlap, then the difference between the two groups is definitely not significant, ठीक है जी। यानी कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा जी बताएं डिफरेंस सिग्निफिकेंट है नॉट सिग्निफिकेंट है, आप सिंपली देखेंगे कि अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे उसने ओवरलैपिंग का भी बताया हुआ है, ठीक है जी, और नीचे वाली लाइन में उसने बताया हुआ अगर वो नहीं ओवरलैप कर रहे, इफ द एरर बार्स डू नॉट ओवरलैप, you still cannot be sure that the difference is significant, but at least you know it is possible that it is, okay। ये जो चीजें मैंने आपको अंडरलाइन की हैं, बस ये आप याद रखें, और अब ये हम क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। The point that I am trying to make is, if you honestly simply go through as a reading, इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ लेंगे ना, तो पेपर 5 की काफी सारी चीजें आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। चलें जी, now let's move on to the question paper. Or again, a lot of information as always in paper 5. So you don't need to get overwhelmed with so much information. इतनी information आपकी के advantage पे होती है. So we have to read the question very carefully, dissect and deconstruct all of the information given. So let's do that. Holstein cattle have been selectively bred for their high milk production. आपने O levels में भी पीछे पढ़ा था कि artificial selection से हम कुछ इस तरह की कैटल्स बना सकते हैं जिनकी हाई मिल्क यील्ड। होल्स्टीन कैटल्स कहते हैं जो बहुत ज्यादा दूध देती हैं at one time. Their volume of milk is very high. So वो उसकी बात से शुरू कर रहा है, फिर वो कह रहे हैं the seed of cotton plant Gossypium spp Gossypium is a good source of fiber, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कितनी चीजों का सोर्स है? 3 चीजों का सोर्स है गॉसिपियम एसपीपी। टू इंप्रूव मिल्क प्रोडक्शन, अब आपको पता है कि मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है जी। वो कह रहा है कि जी टू इंप्रूव द मिल्क प्रोडक्शन होल कॉटन सीड और कॉटन सीड मील कैन बी एडेड टू लाइवस्टॉक फीड, ठीक है। सो आइदर वी कैन गिव होल कॉटन सीड और वी कैन गिव कॉटन सीड मील, इन दोनों में से कोई एक। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, वी हैव बोथ ऑप्शंस। हम ऐड कर सकते हैं लाइवस्टॉक फीड पे उनके खाने को। कॉटन सीड मील इज कॉटन सीड दैट हैज बीन प्रोसेस्ड बाय ग्राइंडिंग, ठीक है जी। सो कॉटन सीड मील जो है वो ग्राइंडिंग से आपको बेसिकली मिलता है। फिगर 2.1 ए शोज होल कॉटन, तो ये जो आपको नजर आ रहा है इसको होल कॉटन कहते हैं, ठीक है जी। ओफो, एक तो ये व्हाट्सएप में है ना मुसीबत, उसको बंद करने दें मुझे, ठहरे। क्लिक कर करके जो है ना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड डिस्टर्बेंस। ओके, सो दिस इज होल कॉटन, और ये 2.1 भी जो कॉटन सीड मील है, यानी कि इसको हमने प्रोसेस करके क्या बना दिया है? कॉटन सीड मील। इनमें से हम दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, फ्री गॉसिपॉल is a toxin found in cotton seeds. Okay, so cotton seed के अंदर ये चीज एक टॉक्सिन है, free gossypol, and it is found in the cotton seed. Okay, so cotton seed क्या है जी? हमने अभी देखा है, जो उसने हमें ऊपर दिखाया है। Some of this free gossypol binds to protein. अच्छा जी, हम जरा यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। फर्ज करें जी ये आपका गॉसिपॉल है, ठीक है जी, ये टॉक्सिन है, ठीक है जी, और ये आपके प्रोटीन के साथ क्या कर जाता है? इट बाइंड्स टू द प्रोटीन, ओके, टू फॉर्म बाउंड गॉसिपॉल। तो ये सारी चीज क्या है जी? ऑल ऑफ दिस इज बाउंड गॉसिपॉल, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, जो उसने मुझे पहले सेंटेंस में बताया, मैंने जरा उसको विजुअल करके अपने लिए लिख दिया। वो कह रहा है कि जी फ्री गॉसिपॉल एक टॉक्सिन है जो कि कॉटन सीड में हमें मिलता है, और कुछ फ्री गॉसिपॉल वो प्रोटीन के साथ बाइंड करके बाउंड गॉसिपॉल बना देता है, ठीक है जी। चलें, दिस अकर्स ड्यूरिंग कॉटन सीड
meal production, and it is in the rumen for stomach of the cow during microorganism fermentation. ठीक है. Free gossypol is easily absorbed, but gossypol is absorbed less easily and is not toxic. We need to spend time on this. Free gossypol. अच्छा, उसने दो किस्म के गॉसिपॉल्स की बात की है यहाँ पे. उसने कहा है कि कुछ जो है वो बाइंड कर जाती है. सो वी हैव फ्री गॉसिपॉल एंड वी हैव बाउंड गॉसिपॉल. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि जी फ्री गॉसिपॉल इज इजीली, सो वी टॉकिंग अबाउट टू ऑफ देम, ही इज टॉकिंग अबाउट द सेकंड ऑफ देम. फ्री गॉसिपॉल इज इजीली अब्सॉर्ब्ड. बाउंड गॉसिपॉल इज अब्सॉर्ब्ड लेस इजीली एंड इज नॉट टॉक्सिक. इनके फीचर्स याद रखें. इसको ना मैं जरा नीचे अलग से करके लिखता हूं ताकि हम इसके फीचर्स ऊपर लिखें ताकि हमें वी कैन प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन लेटर. सो वी हैव फ्री गॉसिपॉल. फ्री गॉसिपॉल के क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, इजीली एब्सॉर्ब्ड. ओके. और ये टॉक्सिक है. ठीक है जी. ये ऊपर उसने हमें देखें बताया इट्स अ टॉक्सिन. इट्स अ टॉक्सिन. सो दीज आर टू फीचर्स दैट वी नीड टू रिमेंबर फॉर फ्री गॉसिपॉल. और जो बाउंड गॉसिपॉल है उसके क्या फीचर्स हैं? नंबर 1, इट इज एब्सॉर्ब्ड लेस इजीली. ये यहां से हमें पता लगा, less easily, or it is not toxic. Not toxic. Okay, so these are the features जो हमें पता लगा है कि जी कॉटन सीड्स की बात ऊपर उसने की, कुछ होल हैं कुछ ग्राउंड हैं, और उनमें जी ये गॉसिपॉल है जिसकी 2 टाइप्स हैं, फ्री और बाउंड, और उनके अपने अपने फीचर्स हमें पता लग गए. ठीक है जी. चलें जी आगे चलते हैं. An investigation was carried out on the effect of different dry matter diets on lactating milk producing Holstein cows. ठीक है जी. अच्छा जी. उसके यानी कि ड्राई मैटर डाइट्स उनको दी गई और क्या चेक किया गया? नंबर 1, 30 healthy cows were fed on the same cotton seed free diet for 14 days. यानी कि उनको डाइट दी गई विदाउट कॉटन सीड. ओके. सो कॉटन सीड फ्री का मतलब विदाउट कॉटन सीड, यानी कि नो कॉटन सीड फॉर 14 days. ठीक है जी. अच्छा. द काउज वर देन डिवाइडेड इक्वली इनटू 5 ग्रुप्स. ठीक है जी. 30 को 5 से डिवाइड करें तो कितना बनता है जी? हाय शायद इतनी गंदी होगी कि इसके लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती. 6. ठीक है जी. तो 6 जो 5 ग्रुप्स बनाए A to E. ठीक है जी. यानी कि A to E उन्होंने देखें 5 ग्रुप्स बनाए. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5. हर एक में कितने थे जी? 6 थे. हर एक में 6 थे आपके कैटल थे. ठीक है जी. और and fed on one of the 5 experimental diets for 40 days. Experimental diet क्या थी? ये देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ डायमेटर. ए वालों ग्रुप को कॉटन सीड रिप्लेस्ड बाय सोयाबीन मील. अच्छा, यानी कि इनको तो कॉटन सीड दी नहीं. बी वालों को होल कॉटन सीड दिया. सी वालों को भी सी वालों को कॉटन सीड मील दिया, होल कॉटन सीड नहीं दिया. डी वालों को मिक्स्ड 1 होल कॉटन सीड एंड कॉटन सीड मील, और मिक्स 2 को होल कॉटन सीड एंड कॉटन सीड मील. ठीक है जी. तो ये हमने देख लिया कि किस तरह जो उसने 5 ग्रुप्स बनाए थे उनको उन्होंने डिफरेंट डाइट्स नहीं, उसके डिस्क्रिप्शन उन्होंने हमें तो दे दिया. अच्छा. नंबर 3, एंड दिस वाज डन फॉर हाउ मेनी डेज? 42 days. ओके. 30 काउस थी, 42 डेज के लिए किया. पहले उसने 30 हेल्दी काउस वर फेड ऑन द सेम कॉटन सीड फ्री डाइट. पहले उसने 14 डेज के लिए सबको 30 को एक ही जैसा खाना दिया. फिर उसके बाद डिवाइड करके नेक्स्ट 42 डेज के लिए उसने इनको ये डिफरेंट डाइट्स दी. नंबर 3, the quantity of milk produced each day was recorded. Okay, so we're trying to see some relationship of milk yield with the diet that they're getting. So A वाले ग्रुप ने इतना जो है ना वो किलोग्राम पर डे प्रोड्यूस किया, बी ने इतना, ये भी करीब करीब है, सी ने इतना, डी ने इतना, ई ने ज्यादा किया. ओके. सो ये स्टैंड आउट कर रहा है जरा बाकियों से. ओके. दिस इज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द रेस्ट. सो मे बी समथिंग इज फिशी अबाउट दिस, या फिर समथिंग इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से. अच्छा जी. नंबर 4, द काउज हैड नो विजिबल साइंस ऑफ इलनेस ड्यूरिंग 42 डेज. ठीक है. ये इल नहीं थी, ये नॉर्मल आपकी काउज थी. ओके. फॉर ईच डाइट
Table 2.1 shows the cottonseed content and the total gossypol. अच्छा जी, ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा है कि वो सिर्फ कॉटन सीड की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर ये जो गॉसिपॉल भाईजान हैं, दोनों टाइप्स के, फ्री और बाउंड, ये कैसे कैसे हैं. सो फ्री एंड बाउंड. सो यहाँ पे अगर आप देखें टेबल में, बाकी होल सीड जो कॉटन है, सो कॉटन सीड कंटेंट परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर, होल सीड कितना दिया हर ग्रुप को, देखें वो दिया, इसमें होल सीड 0 था, इसमें 15 था, इसमें 0 था, इसमें 7.5 था, इसमें 15 था. कॉटन सीड मील, अगेन ये होल सीड और कॉटन सीड मील क्या है, ये देखें डायग्राम पे उसने हमें बताया हुआ है. होल कॉटन ये पहले वाला है और कॉटन सीड मील दूसरे वाला है. तो पहले वाला डाइट में कितना कितना था और दूसरे वाला कितना कितना था वो भी दिया हुआ है. और फिर इसके अलावा जो गॉसिपॉल है वो कितना है. गॉसिपॉल पहले वाले में 0 था, दूसरे में सबसे ज्यादा है. ओके, टोटल गॉसिपॉल. टोटल गॉसिपॉल का क्या मतलब है? टोटल का मतलब है फ्री वाला भी और टोटल का मतलब है बाउंड वाला भी. क्योंकि अभी उसने हमें ऊपर बताया ना, देखो हमने लिखा है कि गॉसिपॉल की 2 टाइप्स हैं, फ्री गॉसिपॉल भी है, बाउंड गॉसिपॉल भी है. टेबल में वो हमें दे रहा है टोटल गॉसिपॉल इन टाइट, व्हिच मींस इट इंक्लूड्स बोथ फ्री एंड बाउंड. तो सी में 900, इसमें 959, इसमें भी काफी ज्यादा. ओके, ड्राई मैटर इनटेक का टोटल जो है वो स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है. अगेन स्टैंडर्ड एरर की मैंने शुरू में थोड़ी बात की है. स्टैंडर्ड एरर इसका 1.4 है. स्टैंडर्ड एरर का क्या मतलब है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूं. देखें टोटल उन्होंने काउस कितनी ली बच्चों इस एक्सपेरिमेंट के लिए, 30 हेल्दी काउस. ओके, नाउ इन दैट हैबिटेट या टोटली दीज 30 काउस आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दीज एंटायर स्पीशीज. जरूरी नहीं है कि होल्स्टीन काउस जहां से भी आप लेंगे वो यही आपको नंबर्स देंगे. तो ये ट्रू मीन वैल्यू के कितना करीब है, इसके साथ स्टैंडर्ड एरर इसका 1.4 है. दिस इज बेसिकली व्हाट इट मींस एंड दिस इज आल्सो बेसिकली व्हाट इट मींस. ओके, नाउ अच्छा जी, so this is basically the table, the cottonseed content and total gossypol content, the mean daily dry matter taken, वो basically बता रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है आपको टेबल में. और टेबल को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया करें, समझ लिया करें, कुछ ट्रेंड्स समझने की कोशिश किया करें, इवन इफ दे आर नॉट मेकिंग फुल सेंस, बट स्पेंड टाइम ऑन द टेबल गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो कि वो हमसे पूछ रहा है. The differences in the dry matter intakes for group A to E, यानी कि पांचों की बात कर रहा है, were not statistically significant. ठीक है जी, they were not statistically significant. जो differences हैं इनमें, क्या मतलब they are not statistically significant? यानी कि कोई significant reason की वजह से ये differences नहीं थे. Explain why the cows were all fed on the same cotton seed free diet for 14 days. जो पहला step उसने किया कि ये ग्रुप्स में डिवाइड करने से पहले सबको उसने क्या दिया, सेम कॉटन सीड फ्री डाइट, यानी कि कॉटन सीड नहीं दी. अगर कॉटन सीड नहीं दी तो उसका मतलब है कि ये टॉक्सिन उसमें नहीं था. तो the scientist wanted to make sure कि initially to ensure that there was no gossypol in any of the cows. क्योंकि गॉसिपॉल के होने की वजह से मिल्क यील्ड पे फर्क पड़ना है ना, तो वो उसने वो स्टडी करना है. तो पहले फेयर टेस्टिंग के लिए जरूरी था कि वो सबको फीड करता एक ऐसी डाइट पे विच वाज फ्री ऑफ दीज कॉटन सीड्स एंड देयरफॉर ऑफ गॉसिपॉल, ताकि बाद में फिर वो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करे. ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं. ओके, बी पार्ट, यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड and the results shown in table 2.1. okay, so इंफॉर्मेशन जो दी हुई है उसने आपको ऊपर वो, और ये जो नीचे दी हुई है इंफॉर्मेशन, और जो टेबल यानी कि टेबल 2.1 है. सो वी नीड टू गो बैक टू टेबल 2.1, ऑल्दो वी स्पेंट टाइम विद टेबल 2.1, लेकिन वी विल गो बैक टू इट. अ स्टूडेंट मेड सम स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ फीडिंग different diets to lactating Holstein cows. The student stated that if investigation is repeated, the group of cows will produce milk in this order. E सबसे ज्यादा, फिर B, फिर D, फिर C, फिर A. अच्छा जी, हम देखते हैं E ने सबसे ज्यादा किया. ठीक है जी, और फिर उसके बाद कौन सा है जी. सो हम नंबर करते हैं अभी यहाँ पे, पहले 1 इसने सबसे ज्यादा किया, फिर 2,
फिर 3, फिर 4 और फिर 5। यानी कि पहले ऑर्डर क्या था? पहले ऑर्डर था ई, और पहले हाईएस्ट लोएस्ट ही दिखा रहा है ना वहां। अच्छा जी, ई था, फिर अल्लाह भला करे बी था, फिर डी था, फिर सी था, और फिर ए था। ई बी डी सी ए, ई बी डी सी ए। ओके ग्रेट। सो यही वो बेसिकली आपको दिखा रहा है। द स्टूडेंट स्टेटेड दैट अगर इन्वेस्टिगेशन को रिपीट करेंगे, द ग्रुप ऑफ काउज विल प्रोड्यूस मिल्क इन दिस ऑर्डर। ओके, with reference to table 2.1, explain why the statement made by the student is not supported by the data. Okay, देखें, अब आप इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करें कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। बाय द वे, दिस इज फॉर 3 marks. ओके, सो व्हाट विल यू राइट? देखें, वी हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे सिग्निफिकेंस को हमने समझना है। बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि आप एक्सप्लेन करें कि ये स्टूडेंट ने स्टेटमेंट दी है, ये व्हाई इज इट नॉट सपोर्टेड बाय द डेटा। स्टूडेंट कह रहा है कि जी अगर हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो क्वांटिटी यही आएगी। ओके, लेकिन हमने स्टैंडर्ड एरर की लाइट में एक्सप्लेन करना है कि क्वांटिटी ये नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? उसकी वजह ये है, सबसे पहली बात, अब आप थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं हाइलाइटर के साथ। देखें, अगर आप देखें ए को, ए एंड बी, इफ यू लुक एट ए एंड बी, बल्कि मैं ये साइड पे लिखता हूं यहां पे, अगर आप ए एंड बी को देखेंगे यहां पे, तो मुझे आप ये बताएं कि उनकी जो मिल्क यील्ड है, डू यू थिंक इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट? अगर आप इनकी वैल्यूज को देखें, सिग्निफिकेंट यानी कि 29.7, जो 29.7 माइनस 27.6, ठीक है जी। आप देखें, इज इट स्टेटिस ए और बी, इज इट, आर दे नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट? दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, इनमें इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। यानी कि इनका स्टैंडर्ड एरर ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद ए और सी को देखें, ए एंड सी, ए 27.6 है और सी कितना है? 27.9 है। ए और सी भी दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, दे आर क्लोज टुगेदर। ओके, फिर इसी तरह ए और डी को देखें, ए एंड डी, ए अगेन 27.6 है और डी कितना है? 28.7 है। अगेन इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम कहेंगे दे आर ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद बी और सी को देखें, बी और सी को देखें, बी की वैल्यू कितनी है? 29.7 है, और सी की वैल्यू कितनी है? 27.9 है। इनमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं दे आर ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। बी और डी को भी देखें, बी एंड डी, बी की वैल्यू कितनी है? 29.7, डी की कितनी है? 28.7, दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। सिमिलरली सी एंड डी को भी देखें, सी एंड डी 27.9, 28.7, ये भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन अब मैंने आपको इन पेयर्स को दिखाएं, अब जो मैं आपको पेयर्स दिखाता हूं एक डिफरेंट कलर के साथ, उनकी वैल्यूज देखें और उनमें बताएं कि क्या उनमें डिफरेंस है। ए और ई को देखें जरा, ए कितना है? 27.6, ई कितना है? 32.6। ओके, 32.6 और 27.6 का अगर आप डिफरेंस देखें तो वो 5 आता है। दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ओके, दे आर, यहां पे ऊपर वालों के साथ मैं लिख लेता हूं, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है जी। अच्छा, सिग्निफिकेंट ए और ई डिफरेंट हैं। फिर इसी तरह अगर आप बी और ई को देखें, बी और ई, बी की कितनी वैल्यू है? 29.7, ई की कितनी है? 32.6। अगेन इनमें अब अगर आप डिफरेंस देखें बी और ई में, तो 32.6 को आप माइनस करें किससे? बी के साथ, 29.7. So again, this gives us 2.9. Okay, so this is different. फिर इसी तरह C और E को देखें, C and E, C and E में क्या फर्क है? 27.9, 32.6, इनका डिफरेंस देखें, 32.6 minus 27.9, again this is 4.7. So this is maybe significantly different. And also D और E को भी देखें, D और E में कितना फर्क है? 28.7, 32.6, 32.6 minus 28.7, this is 3.9. Again
दिस इज डिफरेंट। ओके, और अगर आप उन वैल्यूज को कंपेयर करें जो ऊपर मैंने ब्लू में लिखी हैं, सी और डी को देख लें फॉर एग्जांपल, इन दोनों में डिफरेंस देखें 28.7 माइनस 27.9। ओके, सो दैट इज 0.8, which is, मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं? मैं स्टैंडर्ड एरर के साथ कंपेयर कर रहा हूं। स्टैंडर्ड एरर ओवरलैप कर रहा है इनका, जिनको मैंने कहा है दे आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। जहां पे स्टैंडर्ड एरर ओवर, और ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बुक में बताई थी शुरू में, जहां पे स्टैंडर्ड एरर ओवरलैप कर रहा है वहां पे यू नो देयर वी कैन से दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। लेकिन जहां पे ओवरलैप नहीं कर रहा वहां पे वी से इट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। ओके, सो आइए जरा आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम मिल्क यील्ड्स की बात कर लेते हैं। जो मीन है, मीन मिल्क यील्ड्स are very close in values to one another, पहली बात, ठीक है जी। और दूसरी बात ये, स्टूडेंट ने कोई टी टेस्ट वगैरह नहीं किया हुआ टू सी कि वो डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो देखें वो कंक्लूड कर रहा है स्टूडेंट कि अगर हम दोबारा करेंगे तो यही पैटर्न आएगा। वो कैसे ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें I mean, there has to be a statistical test. So student did not carry out any statistical test. Did not carry out any statistical test. मसलन टी टेस्ट या कोई इस तरह का और टेस्ट, टी टेस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, अच्छा, अब जो मैं आपको रूल बताने लगा हूं एक, जो कि आप याद रखेंगे वैसे भी, वो ये है कि इफ स्टैंडर्ड एरर्स दे ओवरलैप, if they overlap, then there is no significant difference। यानी कि फिर हम कह सकते हैं ट्रू मीन वैल्यू में और जो हमने कैलकुलेट किया उसमें इतना डिफरेंस नहीं। ये एज अ रूल याद रखें, इस क्वेश्चन के लिए तो ये अप्लाई होता ही होता है, लेकिन ये एक जनरल, एज अ जनरल रूल भी आप याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, और फिर हमने वो जो टेबल में बताया कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट नहीं है, वो मैंने ऊपर लिख दिया। यही सारी चीज जो बेसिकली मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, गो बैक टू प्रीवियस पेज। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई भी दो एग्जांपल्स देके इनमें से कि कौन सी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं और कौन सी सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये B1 का पार्ट है जो हमने आंसर किया है, B1 कंटिन्यूड। ओके, आई रियली वांट टू रीड द एग्जामिनर रिपोर्ट फॉर दिस। ये हम कर रहे हैं जी अक्टूबर नवंबर 5-3 कर रहे हैं जी हम, और ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन 2 का B1 पार्ट। ओके, ये देखें बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन आस्क्ड व्हाई द स्टेटमेंट मेड बाय द कैंडिडेट वाज नॉट सपोर्टेड बाय द डेटा, देयरफॉर करेक्ट आंसर्स नीडेड टू फोकस ऑन द डेटा फ्रॉम टेबल 2.1 and not the overall design of investigation. Candidates who discussed the dry matter intake of cows, the small sample size and the age of cows did not gain credit. क्या मतलब, हमने टेबल में सिर्फ किसको कंसिडर किया है? हमने टेबल के अंदर सिर्फ कंसिडर किया है मिल्क यील्ड को। क्यों? क्योंकि यही तो वो टेस्ट कर रहा है। देखो क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि using information provided and the results made by effect of different diets to lactating. So the student stated that if the investigation was repeated, the group will produce the same milk in this order. Milk production की बात हो रही है, तो आपने टेबल में बाकी चीजों की बात नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, so that did not gain credit. अच्छा जी, आगे आए, several candidates noted that the standard error for each group's milk yield overlapped. Standard error ओवरलैप करने का क्या मतलब है? मैं दोबारा जा रहा हूं क्वेश्चन के ऊपर वापस। देखिए ये जो ब्लू कलर में हमने लिखा हुआ है, इनके स्टैंडर्ड एरर्स ओवरलैप कर रहे हैं। क्या मतलब कि 1.3 का हमने, अगर आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो इट इज लेसर देन 1.3, व्हिच मींस इट इज ओवरलैपिंग। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और बी की बात करूं, बल्कि हम बात कर लेते हैं ए और डी की बात कर लेते हैं, चलो। सो 28, सो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, 28.7 और बल्कि एक डिफरेंट इनसे कर लेते हैं, 28.7 की और इसकी, ए और डी की हम बात कर रहे हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इनकी वैल्यूज अगर आप देखें 28.7 माइनस 27.6, ये आता जी 1.1, स्टैंडर्ड एरर है 1.3।
तो क्योंकि ये 1.3 से कम है 1.1, इसका मतलब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और जब ओवरलैपिंग आएगी स्टैंडर्ड एरर्स के अंदर तो हम द रूल इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. ओके, दैट्स द की आइडिया बेसिकली. सो गोइंग बैक to the exam report, several candidates noted that the standard error for each group's milk yield overlapped. Some then realized that this overlap in standard error indicated that milk yields of group A, B, C, and D were therefore not significantly different. क्या मतलब कि A, B, C और D के ग्रुप्स का मीन वो उनका डिफरेंस जो है ना वो रैंडम चीजों की वजह से था, वो किसी सिग्निफिकेंट डिफरेंस की वजह से नहीं था. ठीक है. अच्छा. Few candidates gained credit by stating that the milk yields of different groups were similar. The lack of statistical test was correctly suggested by some candidates. मैंने असल में ना ये स्टैंडर्ड एरर वाली चीज को आपको जरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. दिस इज द वेरी रीजन व्हाई आई वेंट टू दिस पार्ट ऑफ द बुक. नाउ इफ आई रीड दिस अगेन आपको समझ में आ जाएगी इस चीज की. इफ यू ड्रॉ एन एरर बार दैट एक्सटेंड्स टू स्टैंडर्ड एरर्स अबव द मीन और टू स्टैंडर्ड एरर्स बिलो द मीन, यू कैन बी 95% सर्टेन that the true value of the mean value lies within the range. और ये वाली चीज देखें खास तौर पे, ये जिसको मैं हाईलाइट भी करने लगा हूं. If the error bars overlap, then the difference between two groups is definitely not significant. ठीक है. और if the error bars do not overlap, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है. ठीक है. इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ ये वाला चैप्टर बच्चों को कि बुक का पढ़ लिया करें एक दफा, तो पेपर 5 आपकी वैसी उसकी गुत्थी जो है ना बड़ी आसान हो जाएगी. चलें आगे चलते हैं. Okay. Scientists are what are we left with? Okay, great. चलिए जल्दी से देख लेते हैं. असल में टाइम इसी पे लगना था जो मैंने आपको बात समझानी थी आज. I'm glad कि अल्हम्दुलिल्लाह. I really hope that has made sense. Can I ask you guys, does this make sense? कि ये स्टैंडर्ड एरर ओवरलैप अगर कर रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है? बच्चों आई होप मैंने काफी टाइम लगा दिया इस चीज पे, इस चीज को समझाने के लिए. So I really hope अल्हम्दुलिल्लाह it makes sense. Okay, I'm glad it does. अल्हम्दुलिल्लाह. चलें जी आगे चलते हैं. Scientists are developing cotton plants that are genetically modified to produce seeds lacking gossypol. क्योंकि gossypol एक टॉक्सिन है, स्यापा है, तो आई मीन साइंटिस्ट जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं ऐसा जीएम कॉटन प्लांट्स बनाए जो कि में रोल ही खत्म हो gossypol का. So table 2.1 suggests that there may be a link between total gossypol in the diet and the milk yield. ठीक है. तो वो कह रहा है कि जी हाँ हो सकता है मिल्क यील्ड को इफेक्ट हो रही है गॉसिपॉल शॉसिपॉल की वजह से, तो लेट्स गो ऑन एंड लेट्स मेक अ जीएम seed that is free of gossypol. The student stated that repeating the investigation with no gossypol in diets B and E would result in lower milk yield for each group. अच्छा जी, स्टूडेंट ने ये अज्यूम किया है बी और ई को अगर हम गॉसिपॉल नहीं, क्योंकि कुछ थे जिनको गॉसिपॉल नहीं दिया था शायद. ओके, सो द स्टूडेंट इज सेइंग कि जो है ये मार्कर इसके ऊपर आ गया, बी और ई जो है इनकी डाइट्स में would result in lower milk yield अगर इनको गॉसिपॉल नहीं दे रहे. Explain whether or not table 2.1 provides enough evidence to support the statement made by the student. ये कौन सा पार्ट है? बी वाला पार्ट ही चल रहा है हमारा. ठीक है. So is this enough evidence or is this not enough evidence? मेरे ख्याल से तो दोनों आंसर ही जो है ना वो हम जो है ना वो कर सकते हैं. आई थिंक आई वुड गो विद इट इज नॉट सफिशिएंट. आई हैव टू सपोर्ट दिस विद रीजन व्हाई. उसने खुद का एक्सप्लेन वो क्यों. क्योंकि सबसे पहली बात ये स्टूडेंट ने कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं किया. टेस्ट तो अपनी तरह से बोंगी कंक्लूजन नहीं मार सकता. डन. सो नो कंफर्म कंक्लूजन कैन बी मेड. दैट्स नंबर 1. can be made. और रीजंस क्या हैं? दूसरी बात यह है कि आपको टेबल does not provide information on the fact that differences in milk yield are caused by gossypol. Milk yield are caused by gossypol. आप खुद देखें ना ऊपर टेबल में जाके मैं कैसे कंक्लूड कर सकता हूं कि जी पहली बात तो ये कि गॉसिपॉल की वजह से जो है ना वो मिल्क यील्ड में फर्क पड़ रहा. अब देखो उसने खुद यहाँ पे टोटल गॉसिपॉल वाला एक सेक्शन दिया हुआ है. इसमें 0 था, उसमें मिल्क यील्ड 27 आ रही है. इसमें 1039 है, इसमें उसके आसपास ही आ रही है.
तो मैं कैसे कंक्लूड कर सकता हूँ? एक में 0 है, एक में बहुत ज्यादा है और उनमें मिल्क यील्ड तकरीबन एक ही जैसी आ रही है. सो अगेन आई कांट, अ टेबल डज नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन कि हम जो है ना वो कह सकते हैं. ओके, सो आई थिंक या दैट शुड बी इनफ. अगेन इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट जो है, इसकी मार्किंग स्कीम में भी मैं देखना चाह रहा हूँ उसने क्या दिया होगा. ये चल एग्जामिनर रिपोर्ट ही देखते हैं. आई थिंक हैज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. ओके. Many candidates notice that the trend as gossip indite increases, the milk yield of the cows also increases. अच्छा, वैसे इसने इस perspective से दिया हुआ है, दूसरे perspective से भी दिया होगा. Fewer candidates were able to find suitable evidence to not support the candidate statement. ठीक है, दोनों हैं. अगर आपको लगता है कि वो सपोर्ट, मुझे तो लगा था कि वो सपोर्ट नहीं कर रही, तो आइडिया दैट द कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन, लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर कॉमन करेक्ट कॉजेस, लैक इन्फॉर्मेशन. ये कोरिलेशन वाली बात मैं आपको आगे समझाता हूं, लेकिन इसको देख लेते हैं. एक ये पर्सपेक्टिव भी है कि मेनी कैंडिडेट्स नोटिस दैट द ट्रेंड एज गॉसिपॉल डाइट इंक्रीजेस द मिल्क यील्ड ऑफ काउ आल्सो इंक्रीजेस. क्या मतलब? ठीक है, ये तो देखें जरा. यहां पे था 0 गॉसिपॉल, मैं हाईलाइट इस हाइलाइटर से देखें, 0 गॉसिपॉल और यील्ड कितनी आई? 27.6. आय हाय, ये तो बिल्कुल ही उसने डार्क कर दिया इसको. ठहरे एक सेकंड, लेट मी डू इट विद दिस ब्लू वाला हाइलाइटर. ठीक है जी, ये देखें, 0 गॉसिपॉल, 0 गॉसिपॉल, मिल्क यील्ड कितनी आई? 27.6. फिर 1039 पे 29.7 हो गई, तो इंक्रीज हो गई. तो ये एक एविडेंस हो सकता है टू सजेस्ट के ये देखें, सेवरल कैंडिडेट कहाँ गया है? हाँ, ये वाली चीज. मेनी कैंडिडेट्स नोटिस दैट ट्रेंड एज गॉसिपॉल इन डाइट इंक्रीजेस, द मिल्क यील्ड ऑफ काउस आल्सो इंक्रीजेस एंड वर देयरफॉर एबल टू फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट द कैंडिडेट स्टेटमेंट. A clear trend was required to gain credit rather than simply comparing two groups of cows. Several candidates also gave paired data. ठीक है, लेकिन आप दोनों कर सकते थे. मुझे पर्सनली लग रहा है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि क्लियरली उसने कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट नहीं किया हुआ और टेबल से ये भी प्रूव हो रहा है कि इस द इंफॉर्मेशन गिवन इज इनसफिशिएंट. ओके, सो आप देख रहे हैं कि पेपर 5 में कभी कभी अगर वो आपसे ये इस तरह की चीज पूछ लेता है कि जी आप बताएं एविडेंस सही, जो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेटर ने की है, इज इट सपोर्टिंग द फैक्ट और नॉट, तो दोनों पॉसिबल आंसर्स होते हैं प्रोवाइडेड कि आप उसको लाइन ऑफ आर्गुमेंट सही दे रहे हैं. चलें जी. सी पार्ट, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गॉसिपॉल एब्सॉर्ब्ड इनटू द सर्कुलेशन कैन कॉज एन इलनेस इन काउस नोन एज गॉसिपॉल टॉक्सिसिटी. ठीक है जी, ज्यादा गॉसिपॉल हो जाएगा तो गॉसिपॉल टॉक्सिसिटी हो जाएगी. ठीक है जी. लोअर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ गॉसिपॉल कैन बी डिटॉक्सिफाइड इन द लिवर. कम होगा तो वो लिवर उसका कैन टेक केयर ऑफ दिस. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, the gossypol intake for each cow was measured and analyzed. At the end of the investigation, which is at the end of 42nd day, the blood plasma gossypol concentration of each cow was measured. Figure 2.2 shows free gossypol intake plotted at the concentration of plasma. अच्छा जी, फ्री गॉसिपॉल इनटेक इन डाइट और प्लाज्मा गॉसिपॉल कॉन्सेंट्रेशन. तो जो ट्रेंड आ रहा है वो पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है. पॉजिटिव कोरिलेशन. अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं. कोरिलेशन का मतलब है, कोरिलेशन does not indicate causation. क्या मतलब? देखें, मैं आपको बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई से, क्योंकि आज मैंने सहरी में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया था, और बाय द वे मैंने खाया भी था, क्योंकि आज मैंने सहरी में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया था, इसीलिए क्योंकि आज मैंने सहरी में मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर खाया था, इसीलिए आपके बायो में मार्क्स, आपके बायो में मार्क्स 80% आए हैं. क्योंकि मैंने कल सहरी में 2 मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खाने, इसलिए आपके बायो में 90% मार्क्स आएंगे. इट डजंट मेक सेंस. So one event, which is my eating a McDonald's burger in Sehri, is not causing your marks to increase. Okay, so हाँ, लेकिन कोरिलेशन तो है. मेरे बर्गर बढ़ गए, आपके मार्क्स बढ़ गए. So again, that is basically what I mean when I say कि कोरिलेशन का ये मतलब नहीं होता कि एक के इंक्रीज होने की वजह से दूसरी चीज इंक्रीज हो रही है. But the fact is, one thing is increasing and the other thing is also increasing, maybe because of some other reason. So, with reference to figure 2.2, explain whether there is a relationship between free gossypol intake and plasma gossypol concentration on day 42. So this is C1. So of course, yes, there is. It shows a positive correlation. चलिए, last part. अल्लाह भला करे, फिर टेबल आ गया. चलिए, कोई बात नहीं.
Gaussipol produced by cotton plants can be found in two forms. ठीक है जी, Gaussipol produced cotton plant जो Gaussipol produce कर रहे हैं दो फॉर्म्स में हो सकती है, एक आइसोमर में है एंड पॉजिटिव आइसोमर और नेगेटिव आइसोमर. नेगेटिव आइसोमर has higher biological activity within the cells and is much more toxic. नेगेटिव है तो मोर टॉक्सिक है. ठीक है जी, लिख लेते हैं यहाँ पे. और पॉजिटिव है तो लेस टॉक्सिक है. लेस टॉक्सिक. Again, I'm rewriting what the question says, and is much more toxic than positive isomer. Both forms can bind to protein and become bound Gaussipol. ठीक है जी, समझ में आ गई. Table 2.2 summarizes the mean daily Gaussipol intakes for the 5 different experimental groups of lactating cows. अच्छा जी, उसी तरह का टेबल है, लेकिन अब वो उन्हीं ग्रुप्स को दिखा रहा है, लेकिन वो टोटल Gaussipol, फ्री Gaussipol, बाउंड Gaussipol. तो फ्री Gaussipol और बाउंड Gaussipol दिखा रहा है. पिछले टेबल में उसने क्या दिखाया था? पिछले टेबल में उसने दिखाया था सिर्फ टोटल Gaussipol. अब यहाँ पे वो जरा बाइफरकेट कर रहा है. यहाँ पे वो फ्री और दिखा रहा है, टोटल भी दिखा रहा है, और ये नेगेटिव आइसोमर इनटेक दिखा रहा है सिर्फ. इसमें 0 है, इसमें 9.4, इसमें 8.4, इसमें 8.8, इसमें 18, इसमें सबसे ज्यादा है. ठीक है. So the investigators knew that different diets presented different levels of risk of causing Gaussipol toxicity in cows. For example, the diet of group A cows did not present any risk. क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव आइसोमर 0 था, इसलिए वो टॉक्सिक चीज, मोर टॉक्सिक चीज 0 है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है. With reference to table 2.2, discuss the extent to which different experimental diets for group B, C, D, and E present a risk of causing Gaussipol toxicity. Easy है बड़ा. इसमें सबसे ज्यादा है, फिर इसमें, so this is number 1. But this is number 2, but this is number 3, this is number 4. The toxicity increasing to decreasing trend क्या है? E. फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आपका B, फिर उसके बाद D, और फिर उसके बाद C. ठीक है जी. So yeah, so basically इसी ट्रेंड को आप एक्सप्लेन करने in words. So group E has highest risk. ठीक है जी. और सीक्वेंस का भी उसने मार्किंग स्कीम में पॉइंट दिया हुआ. ठीक है जी. और आप बताएं उसको कि सेकंड पॉइंट में बताएं कि हायर फ्री Gaussipol. ठीक है जी. और एंड नेगेटिव आइसोमर इंक्रीजेस रिस्क. ठीक है जी. सो ये आप एक्सप्लेन करेंगे तो दिस वुड डू. Let's quickly read the examiner report for this last part also. Several candidates stated that risk of Gaussipol toxicity. Reference to diet E having higher risk to several diets being risk were not specific enough to be credit worthy. Credit was given for ranking the diets. हाँ जी, हमने रैंक की है जी, देखें हमने रैंक कर दी है. ठीक है जी. अच्छा, ये मुझे रैंकिंग का कैसे पता लगा? क्योंकि उसने पिछले क्वेश्चन में रैंकिंग वाला चीज को बताया हुआ था. सो आई मीन वी सेड ओके लेट्स डू द सेम. सो ये टेबल कोई डिफरेंट नहीं है. टेबल देख के एक सेटबैक जरूर हुआ होगा बच्चों को कि चलो इतना मुश्किल टेबल पीछे दिया हुआ था, एक स्यापा और दे दिया, बट टेक्निकली दिस इज द ओनली न्यू थिंग दैट दे हैड गिवन इन द टेबल. और सिंपल सी बात थी, नेगेटिव मोर टॉक्सिक है, तो वो जिसमें उसकी वैल्यू ज्यादा है वो आपने एक्सप्लेन कर दी, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. So inshallah tomorrow also I am planning to do paper 5 also, और next week फिर हम इंशाल्लाह आप paper 4 की तरफ वापस आएंगे. मैं बहुत स्लो गया हूँ आज. I really hope कि ये standard errors का और ये सारी चीजें आपको आइडिया हुआ होगा. I repeat again, paper 5 is very easy. It's just कि आपको थोड़ी सी जरा खड़पेंच करनी पड़ती है, deconstruct करना पड़ता है. Otherwise things are very simple. Thank you बच्चों. ये मैं send कर देता हूँ PDF आपके लिए. See you tomorrow at our normal time, which is 5 PM. ग्रुप में मैं बता दूंगा इंशाल्लाह. थैंक यू बच्चों.